गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जो मेटल्स थी उनके ऑक्साइड में उनको चेंज करके फिर वहां से हमने रिड्यूसिंग प्रोसेस की थी। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा मेटलर्जी के अंदर होता है वो होती है रिफाइनिंग ऑफ मैटर। क्योंकि जब हम मेटल को उन रिड्यूस करवा रहे होते हैं तो वहां पर हम बहुत सारी सर्टेन केमिकल प्रोसेसेस का यूज में लेते हैं, जिसकी वजह से वहां पर कुछ केमिकल्स वहां पर एज ए इंप्योरिटीज अभी भी थोड़े बहुत वहां पर क्वांटिटी में मिक्स होते हैं। उन्हें हम उन सर्टेन इंप्योरिटीज से भी हमें फ्री करवाना होता है। उस प्रोसेस के लिए हम रिफाइनिंग प्रोसेस करते हैं, उन मेटल्स की हम रिफाइनिंग करते हैं। तो आज हम उन रिफाइनिंग के मेथड्स के बारे में जानेंगे। तो रिफाइनिंग के जो मेथड्स होते हैं हमारे पास में 2 टाइप ऑफ मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल मेथड्स होते हैं, कुछ तो हमारे पास में कुछ फिजिकल प्रोसेसेस होती है जो उनके ऊपर अप्लाई करते हैं, और सेकंड प्रोसेस होती है हमारे पास में केमिकल प्रोसेसेस होती है। तो केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस से हम करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस होंगी, देखेंगे। तो हमारे पास में जो सबसे पहले द मेटल ऑब्टेन फ्रॉम द अबव मेथड इज इम्प्योर। जो हमारे पास में मेटल रिड्यूस होकर के आती है वो क्या होती हैं बच्चे? इम्प्योर होती हैं, और जनरली नोन एज क्रूड मेटल्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? जो हमें मेटल्स रिड्यूस होकर के मिली उन्हें हम बोलते हैं क्रूड मेटल्स। दीज क्रूड मेटल्स और इन क्रूड मेटल्स की जो प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग है, द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग ऑफ क्रूड मेटल इज नोन एज रिफाइनिंग। वही क्या होती है? हमारी रिफाइनिंग कहलाती है। तो सबसे पहला जो मेथड होता है रिफाइनिंग का वो हमारे पास होता है लिक्वेशन। लिक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि जो प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है लिक्वेशन इज दैट कि जो मेटल्स होती हैं वो इजीली मेल्ट हो जाती हैं, बट जो इंप्योरिटीज होती हैं वो इजीली मेल्ट नहीं होती है। ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास में यहां पर देखते हैं, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट मेटल टू बी रिफाइंड इज इजीली फ्यूजिबल। मींस कि वो क्या होती है, वो इजीली मेल्ट हो जाती है, बट इंप्योरिटीज डू नॉट मेल्ट। इंप्योरिटीज वहां पर इजीली मेल्ट नहीं होती है। द इंप्योर मेटल इज प्लेस। अब यहां पर जो प्रोसेस करते हैं उस प्रोसेस के अंदर देखिए क्या होता है। इस तरीके से हमारे पास में फर्नेंस होती है। हम देखते हैं, एक मिनट। तो हमारे पास में इस तरीके से फर्नेंस टावर होता है। तो यहां पे हम देखते हैं कि यहां पर एक स्लोपिंग हार्थ बना हुआ होता है। इस स्लोपिंग हार्थ में यहां पर हम फ्यूल्स डालते हैं जो कि मेटल्स को यहां पर ऑब्टेन प्योरीफाई करवाने के काम में आता है। और इस तरीके से यहां पर हमारे पास में एक स्लोपिंग हार्थ बना हुआ होता है जिसके अंदर से जो हमने मेटल्स ऑब्टेन की है और यहां से जो इनके स्मोक वगैरह है वो इधर से रिलीज हो जाते हैं। और यहां पर एक कंटेनर लगा हुआ होता है जिसके अंदर हमारी प्योरीफाइड मेटल आती है। तो यहां पर इस स्लोपिंग हार्थ पर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में क्रूड मेटल आई उस क्रूड मेटल को हम क्या करते हैं, यहां पर प्लेस कराते हैं। और जैसे इसको हीट करते हैं तो मेटल की यहां पर क्या प्रॉपर्टी है, जो मेटल हम यहां पर यूज में लेते हैं वो मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि जो उनका मेल्टिंग पॉइंट है बहुत लो होता है। जैसे हमारे पास में टिन होता है, लेड होता है, बिस्मथ होता है, इन एक्सेट्रा अदर इन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है। तो ये यहां पर हीट को एब्जॉर्ब करके इजीली लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। किस फॉर्म में चेंज हो जाती है? लिक्विड फॉर्म में। बट जो इंप्योरिटीज होती हैं हमारी, वो इंप्योरिटीज इजीली मेल्ट नहीं होती है। वो मेल्ट नहीं होती, बट मेटल्स हमारी जो होती हैं वो इजीली मेल्ट हो जाती हैं। वो क्या हो जाती है बच्चे? मेटल्स हमारी क्या हो जाती हैं? इजीली मेल्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब वो मेल्ट होकर के वो हम उन्हें क्या करते हैं, वो यहां से इस हाथ से स्लो फ्लो डाउन होकर के वो एक सेपरेट कंटेनर में आ जाते हैं जिसे हम प्योरीफाई मेटल ऑब्टेन कर लेते हैं। तो यहां पर जो इंप्योरिटीज होती हैं वो इंप्योरिटीज तो इस स्लोपिंग हार्थ ऑफ फर्नेंस के जो स्लोपिंग हार्थ है वहीं पर रह जाती है, और प्योरीफाइड मेटल हमें एक्सट्रैक्ट होकर के अलग कंटेनर में हम उनको ऑब्टेन कर लेते हैं। और इसी मेथड को हम बोलते हैं लिक्वेशन। अब नेक्स्ट जो मेथड होता है हमारे पास में, वो नेक्स्ट मेथड क्या होता है? वो नेक्स्ट मेथड हमारे पास में होता है क्या बच्चों? डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन का जो मेथड होता है उसके अंदर भी हमारे पास में सेम ही होती है कि मेटल्स जो हमारी होगी वो वोलेटाइल नेचर की होती है। तो वो इजीली क्या होता है बच्चों? वो इजीली मेल्ट हो जाती है। ठीक है, अब वो इजीली मेल्ट हो जाएगी तो जो वोलेटाइल नेचर की होती है तो वो वेपर में चेंज इजीली हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वो बहुत कम होते हैं। क्यों? अब वो बहुत कम होने की वजह से इजीली किस में चेंज हो जाएंगी?
वेपर में चेंज हो जाएंगी। अब वेपर में चेंज हो गई तो उनकी वेपर को जल्दी से कंडेंस भी करवा सकते हैं। तो यहां पर इसी प्रिंसिपल पे बेस होता है हमारा क्या, डिस्टिलेशन। दिस मेथड इज यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल मेटल्स। कौन कौन सी होती है वोलेटाइल मेटल्स हमारे पास में, जैसे मरकरी है, कैडमियम है, जिंक है। तो ये इनकी जो नेचर होती है वो वोलेटाइल नेचर की होती है और ये इजीली वेपर में चेंज हो सकती है। क्यों? क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं बच्चे, बॉइलिंग पॉइंट्स इनके लो होते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट्स लो होने की वजह से क्या हुआ, जल्दी वेपर में चेंज हो गई और जल्दी से कंडेंस भी हो जाती है। तो impure metal is heated and its vapors are separately condensed into a receiver. Then non-volatile impurities remains the left behind. तो जिस कंटेनर में हम कर रहे होते हैं डिस्टिलेशन, तो जो impurities होती है वो तो वहां उस कंटेनर में ही रह जाती हैं और जो मेटल्स होती हैं, प्यूरिफाइड मेटल्स, हमें सेपरेट कंटेनर में कंडेंस होकर के मिल जाती है। तो इसे हम बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास में होता है, यहीं पर जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है हमारा जोन रिफाइनिंग का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये प्यूरिफिकेशन का, जोन रिफाइनिंग। सबसे पहले तो जोन रिफाइनिंग के अंदर हम किसका करते हैं, तो हमारे पास में जो बहुत ज्यादा हाई प्योरिटी वाली मेटल्स होती हैं जिनको हमें, या मेटलॉइड्स होते हैं जिनको हमें ऑब्टेन करना होता है, तो हम उनके लिए जो प्योरिफिकेशन मेथड यूज में लेते हैं या रिफाइनिंग मेथड यूज में लेते हैं वो कौन सा होता है बेटा, जोन रिफाइनिंग। तो हमारे पास में जैसे कि जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, बोरोन है, गैलियम है, इंडियम है, तो ये सारी जो मेटलॉइड्स होते हैं ये हम किससे प्योरीफाई करवाते हैं, इनको जोन रिफाइनिंग से। अब जोन रिफाइनिंग का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, द जोन रिफाइनिंग प्रिंसिपल मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इंप्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन मेल्ट। अब हमारी क्या होती है, इंप्योरिटीज क्या होती हैं बेटा, इंप्योरिटीज जो होती हैं वो इजीली वो मेल्ट फॉर्म में ज्यादा फ्यूजिबल होती है, वो मेल्ट जल्दी हो जाती हैं। बट जो हमारे पास में मेटल्स होती हैं वो मेल्ट नहीं होती हैं, वो मेल्ट नहीं होती। अब इन दोनों डिफरेंस को यूज करके फिजिकल मेथड से हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट कराते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं इस प्रोसेस के अंदर, अ सर्कुलर मोबाइल हीटर इज फिक्स एट द एंड ऑफ द रोड। अब ये आपको जैसे इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये जो रिंग्स है हमारे पास में सर्कुलर मोबाइल हीटर है, ये क्या करते हैं, इस रोड जो हमारी मेटल की रोड ले रहे हैं हम, ये मेटल की रोड है, इस मेटल की रोड को क्या करने के काम में आ रहा है, हीट करने के काम में आ रहा है। तो हमारे पास में जो अब प्रिंसिपल क्या कहता है कि इंप्योरिटीज तो क्या हो जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी, और जो वो मेल्ट होकर के वो लिक्विड जो मेल्टेड फॉर्म होती है उस मेल्टेड फेस के साथ वो आगे ट्रेवल करती है, वो नेक्स्ट फेज में पास ऑन हो जाती है। जैसे अगर हम मान लें कि इस मेटल का ये एक फेज है जो इस सर्कुलर हीटर हो रहा है, ये नेक्स्ट फेज है, ये नेक्स्ट फेज है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, जैसे इस सर्कुलर मोबाइल हीटर है, यहां पर हम क्या करते हैं, नोबल गैस एटमॉस्फेयर में इसे हीट करते हैं। क्यों नोबल गैस एटमॉस्फेयर क्यों देते हैं, क्योंकि मेटल का फर्दर, अब यहां पर जो हम यूज में ले रहे हैं मेटल रोड्स, उनका ऑक्सीडेशन नहीं हो जाए और ज्यादा फर्दर ऑक्सीडाइज, इसलिए हम नोबल गैस एनवायरमेंट यहां पर प्रोवाइड कराते हैं। तो यहां पर देखते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, तो जैसे जैसे हमारा ये सर्कुलर हीटर पास ऑन होता है फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज, एज द हीटर मूव फॉरवर्ड द प्योर मेटल क्रिस्टलाइज आउट। अब जैसे यहां पर सबसे पहले हीट हुआ तो जो मेटल होती है वो क्या हो जाती है, वापस क्रिस्टलाइज हो जाती है, बट द इंप्योरिटी पास ऑन टू द नेक्स्ट फेज। तो जो हमारे पास में जो नेक्स्ट मोल्टन फेज होता है वहां पर इंप्योरिटीज पास ऑन हो जाती है। फिर जब ये सर्कुलर हीटर नेक्स्ट फेज पे जाते हैं तो यहां पर जो मेटल थी प्यूरिफाइड मेटल वो यहां पर वापस से क्रिस्टलाइज हो जाती है और वो इंप्योरिटीज वापस से जो नेक्स्ट मोल्टन जोन था उसको पास ऑन हो जाती है। इस तरीके से इस प्रोसेस को हम वो एक ही डायरेक्शन में बहुत बार रिपीट कराते हैं। तो सारी की सारी इंप्योरिटीज एक एंड पर आकर के कलेक्ट हो जाती है और उस एंड को हम कट कर देते हैं और हमारे पास में जो प्योर मेटल है उसकी रोड हमें प्रॉपर ऑब्टेन हो जाती है। तो इस तरीके से हम यहां पर जोन वाइज
जो होती है हमारी इंप्योरिटीज ट्रेवल करती है मोल्टन जोन टू मोल्टन जोन एंड लास्ट में वो कलेक्ट हो जाती है लास्ट जोन के अंदर जाकर के, और उस जोन को हम यहां से कट कर देते हैं और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जोन रिफाइनिंग। और इससे प्रोड्यूस होने वाली मेटल्स या मेटलॉइड्स जो अगर हम बोले वो सारे के सारे बहुत हाई प्योरिफिकेशन के होते हैं, हाई प्योरिटी होती है उनकी, क्योंकि उनके अंदर जब हम उन्हें यूज लेते हैं तो उनको हम डायरेक्टली बिल्कुल भी उनके अंदर कोई भी अगर इंप्योरिटी होगी तो यूज नहीं ले पाएंगे। इसलिए हाई इंप्योरिटी की मेटल्स या मेटलॉइड्स को ऑब्टेन करने के लिए या सेमीकंडक्टर्स को ऑब्टेन करने के लिए हम यहां पर उनका यूज किसका, जोन रिफाइनिंग का यूज लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी इसके बाद में, आइए देखते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या करते हैं, अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर जो इंप्योर मेटल्स है, जैसे कि कौन कौन से मेटल्स है, जैसे हमारे पास में है कॉपर, जिंक है, निकल है, हमारे पास में सिल्वर है, गोल्ड है, इस टाइप की जितनी भी मेटल है, इन मेटल्स को हम प्यूरिफाई करवाने के लिए उनका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास में जो फिनोमेना होता है, इनके फ्यूज्ड जो सॉल्ट होते हैं उस सॉल्ट के अंदर हम इंप्योर मेटल का एनोड लेते हैं और एक थिन शीट लेते हैं मेटल की, जिसे हम प्योर मेटल होती है उसको कैथोड की फॉर्म में यूज लेते हैं। तो हमारे पास में जो एनोड होती है वहां से इम्प्योर मेटल निकल करके जो एनोड लिया हमने इम्प्योर मेटल का, उससे मेटल मूव करके हमारे पास में वहां से आयंस में चेंज होकर के उनके फ्यूज सॉल्ट में चली जाती है और वहां से फिर वो कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन गेन करके कैथोड पर जाकर के कंसंट्रेट हो जाती है, जो कि एक कैथोड जो होता है वो हमारा किसका होता है, वो हमारी प्योर मेटल की शीट होती है। तो देखते हैं इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं। इन दिस मेथड क्रूड मेटल इज कास्ट इनटू थिक रोड्स। अब क्या होता है, जो क्रूड मेटल होती है उनको हम थिक रोड्स में चेंज कर देते हैं और उनको किस फॉर्म में यूज लेते हैं, एनोड की फॉर्म में। अब इसके बाद जो हमारे पास में थिन शीट होती है प्योर मेटल की, जो मेटल हम यहां पर प्योरीफाई करवा रहे हैं उसी की प्योर मेटल शीट लेंगे हम, उसे हम एज ए कैथोड यूज करेंगे और उसी मेटल के सॉल्ट का हम यहां पर क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, यानी कि उनका सॉल्ट लेते हैं, जो कि क्या होता है, कंडक्टिविटी, नेचर कंडक्टिविटी शो करता है। द प्योर मेटल्स फ्रॉम एनोड डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट एंड देन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिस्पोज ऑनटू द कैथोड। देन सॉल्युबल, अब जो यहां पर सॉल्युबल इंप्योरिटीज होती हैं, वो सॉल्युबल इंप्योरिटीज तो उस मिक्स के अंदर जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है उसके अंदर मिक्स हो जाती है। ठीक है, कौन सी इंप्योरिटीज, जो इंप्योरिटीज हमारी क्या है, सॉल्युबल हैं। ठीक है, और जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं वो क्या होती है बेटा, वो एनोड के नीचे आकर के कंसंट्रेट हो जाती है। आइए देखते हैं, जैसे कि हम इस डायग्राम में और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो हमने यहां पर जो हमारे पास में कैथोड एनोड लिया है, वो एनोड के लिए हमने क्या लिया है, इंप्योर मेटल ली है, इंप्योर कॉपर की रोड, या फिर हम क्या करें, क्रूड कॉपर की रोड ली है। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है। क्या लिया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, प्लस इसमें कुछ अमाउंट में हम H2SO सल्फ्यूरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करते हैं ताकि बेटर कंडक्टिविटी ये शो कर सके। वहीं पर हमने एक कॉपर मेटल की प्योर शीट, प्योर कॉपर मेटल की शीट, बहुत थिन शीट यूज में लेते हैं हम यहां पर। अब इसको हम क्या बनाया, इसको हम बनाते हैं कैथोड। क्या बना रहे हैं, कैथोड बनाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे ही हम यहां पर बैटरी के टर्मिनल से इसे कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा बच्चे, तो हमारे पास में जैसे ही हम देखेंगे तो यहां पर कंडक्टिविटी शो होगी। जैसे ही यहां पर जो इंप्योर, जो एनोड था, जो हमारे पास में इंप्योर रोड थी, उस इंप्योर रोड से जो प्योर कॉपर होगा, वो कॉपर आकर के कहां पर आ जाता है, वो कॉपर हमारा सॉल्यूशन के अंदर आ जाता है और इस सॉल्यूशन के अंदर आती है इंप्योरिटीज। तो जो इंप्योरिटीज सॉल्युबल नेचर की होती है वो तो इस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, और जो इंप्योरिटीज डिसॉल्व नहीं होती वो इस एनोड के नीचे आकर के कंसंट्रेट हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं क्या, एनोड मड। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम, एनोड मड।
प्लस अब यहां से जो ये प्योर मेटल थी वो क्या करती है, वो ट्रेवल करती है कहां पर, कैथोड की तरफ, और कैथोड पर जाकर के कंसंट्रेट वो हो जाती है। और ऐसे इस प्रोसेस को हम यूज करके यहां पर क्या करते हैं, मेटल को प्यूरिफाई कर लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास में जो रिफाइनिंग होती है उसके अंदर प्योर मेटल का तो जो मिलता है वो प्योर मेटल हमें कहां पर मिलती है बेटा, कैथोड पर ऑब्टेन होती है। ठीक है, आइए रिएक्शंस देख लेते हैं क्या होता है। जैसे हमारे पास में हुआ, जैसे इम्प्योर मेटल थी वहां से कॉपर निकल, कॉपर रिलीज हुआ, कॉपर Cu+ आयन की फॉर्म में होता है, तो यहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो गया यहां पर। ठीक है, अब मेटल क्या कर रही है, वो कैथोड पर जाकर के रिड्यूस हो रही है और प्योर कॉपर वहां पर हमें कहां पर ऑब्टेन हो जाता है बेटा, कैथोड पर ऑब्टेन हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। क्या क्या लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में, सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, इम्प्योर मेटल को कहां पर लेते हैं, क्रूड मेटल को हम एनोड बनाते हैं। ठीक है, प्योर मेटल शीट का हम क्या बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं। ठीक, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या लेते हैं, उन जिस मेटल को प्यूरिफाई कर रहे हैं उसी मेटल का सॉल्ट। ठीक है, फिर इस तरीके से हम वहां पर कंडक्टिविटी कराते हैं और वहां पर मेटल को प्यूरिफाई की प्रोसेस करते हैं। तो इस प्रोसेस में जो इंप्योरिटीज सॉल्युबल होती हैं वो तो सॉल्यूशन में मिक्स हो जाती हैं, जो सॉल्युबल नहीं होती वो एनोड के नीचे आकर के कंसंट्रेट हो जाती हैं, जिन्हें हम जानते हैं एनोड मड के नाम से, और प्योर मेटल हमें ऑब्टेन हो जाती है कहां पर, कैथोड पर। ठीक है, और यही पूरी जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो अभी जितनी भी हम, जैसे हमने हमारे पास में हमने देखा कि हमारे पास में एक तो प्रोसेस आई डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, जोन रिफाइनिंग, और ये सारी फिजिकल मेथड्स थी। अब हम उनके केमिकल प्रोसेस पढ़ रहे हैं रिफाइनिंग की। तो उसी सेकंड हमारी जो केमिकल प्रोसेस होती है उसमें फर्स्ट तो हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हो गया, सेकंड प्रोसेस है हमारे पास में केमिकल रिफाइनिंग। केमिकल रिफाइनिंग का एक और नाम होता है हमारे पास में वेपर फेज रिफाइनिंग। अब इसके अंदर क्या करना होता है, सबसे पहले जो मेटल बेस होता है वो मेटल हमें कन्वर्ट करनी पड़ती है बेटा वोलेटाइल कंपाउंड के अंदर। फिर उस वोलेटाइल मेटल को हम, मेटल के कंपाउंड को हम कलेक्ट कराते हैं और उसे हीट कराते हैं, तो उससे जो मेटल डीकंपोज हो जाती है वो हमें प्योर फॉर्म में मिल जाती है। तो इसके लिए हम वेपर फॉर्म करने के लिए इस यूज करते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग को, यानी कि एक मेटल के वोलेटाइल कंपाउंड जो इजीली वोलेटाइल हो सकते हैं, वेपर में चेंज हो सकते हैं, उनको फॉर्म करते हैं और वापस जब उन में इजीली ब्रेक डाउन होकर के या फिर डिकंपोज होकर के हमें मेटल ऑब्टेन करा सकते हैं। तो इसकी दो रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या, तो मेटल सबसे पहले तो हमारे पास में शुड बी फॉर्म अ वोलेटाइल कंपाउंड विद अवेलेबल रिएजेंट, वो किसी केमिकल रिएजेंट जो वहां पर अवेलेबल है उसके साथ एक वोलेटाइल कंपाउंड बनाए। ठीक, उसके बाद वो वोलेटाइल कंपाउंड जो होता है वो भी ऐसा नहीं हो कि वो बहुत स्टेबल हो जाए और वो ब्रेक डाउन ही ना हो, वो हमारे पास में ऐसा होना चाहिए कि जो इजीली डिकंपोजेबल हो और जिससे कि मेटल हमें इजीली रिकवर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला इसके अंदर जो हमारे पास में प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ निकल, जैसे हम बोलते हैं मॉन्स प्रोसेस। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में निकल होता है, निकल हमारे पास में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ में कंबाइन होकर के टेट्राकार्बोनिकल एक वोलेटाइल कंपाउंड बनाता है। अब ये वोलेटाइल कंपाउंड बनता तो है बट इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता कि ये यहां पर क्या कर सके, ये कंप्लीटली फॉर्म होकर के रख सके, तो ये इजीली डिकंपोज भी हो जाता है जब हम इसे हीट करते हैं। ठीक है, और डिकंपोज होने पर ये हमें प्योर निकल मेटल दे देता है, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वहां से रिलीज हो जाती है। रिएक्शन जो इन्वॉल्व होती है वो देख लेते हैं हम। स्टीम को जब हम कार्बन के ऊपर पास कराते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को हम 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यहां पर निकल के साथ में रिएक्ट कर पाते हैं तो हमारे पास में टेट्राकार्बोनिकल फॉर्म होता है। ठीक है, अब जैसे ही इस टेट्राकार्बोनिकल को हम डिकंपोज करेंगे, थर्मल डिकंपोजिशन कराएंगे 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहां पर हम प्योरिफाइड निकल हमें मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहां से रिलीज हो जाएगी। तो ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कौन सी होती है, मॉन्स प्रोसेस या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ निकल हम यहां पर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में इसी प्रोसेस में होता है जो कि होता है वैन आर्कल डिबोर प्रोसेस। अब ये वैन आर्कल डिबोर प्रोसेस किसके ऊपर बेस्ड होता है, तो ये बहुत ज्यादा प्योरीफाइड मेटल को ऑब्टेन करने के लिए काम में आता है और इसका जो प्रिंसिपल होता है कि जो कुछ आयोडाइड्स होते हैं, जो हैलाइड्स में आयोडाइड्स जो फॉर्म होते हैं जैसे किसी भी मेटल के, वो लीस्ट स्टेबल होते हैं, बाकी
हैलाइड्स के कंपैरिजन में। जैसे कॉपर क्लोराइड ज्यादा स्टेबल होगा, बट अगर हम बात करें जैसे हमारे पास में टाइटेनियम क्लोराइड है तो वो टाइटेनियम क्लोराइड बहुत स्टेबल होता है, लेकिन हमारे पास में जो आयोडाइड्स होते हैं हैलाइड्स के, वो आयोडाइड्स लीस्ट स्टेबल होते हैं, तो इजीली वो डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, तो यही प्रोसेस हम यहां पर यूज में ले रहे होते हैं। तो देखते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वेरी प्योर मेटल्स टाइटेनियम, जिरकोनियम, बिस्मथ कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड। दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आयोडाइड्स आर लीस्ट स्टेबल हैलाइड्स। आयोडाइड्स क्या होते हैं? लीस्ट स्टेबल हैलाइड्स होते हैं। तो द इम्प्योर metal passing gas over the electricity heated, तो हमारे पास में द इम्प्योर एलिमेंट इज हीटेड विद आयोडीन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम उस इम्प्योर मेटल को आयोडीन के साथ हीट कराते हैं। जैसे हमने क्या किया, इम्प्योर टाइटेनियम लिया, इसको हमने आयोडीन के साथ में हीट किया, कहां पर? 50 डिग्री टू 250 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमारे पास में क्या निकल के आ गया? हमारे पास में टाइटेनियम टेट्राआयोडाइड फॉर्म हो गया है। अब ये TiO4 जो TiO4 जो होता है हमारे पास में, ये यहां पर क्या हुआ, इसको हम क्या करेंगे, टंगस्टन और टेंटलम के फिलामेंट, टंगस्टन या फिर टेंटलन के फिलामेंट पर हम क्या करते हैं बेटा, इसको पास ऑन कराते हैं। और उस फिलामेंट पे कितने डिग्री सेल्सियस पे हम इसको हीट कर रहे हैं? 1400 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमारे पास में टाइटेनियम हमें प्योर ऑप्टेन हो जाता है, प्लस आयोडीन गैस यहां से, प्लस आयोडीन वेपर यहां से रिलीज हो जाती है। तो आयोडीन इज डिपोजिट ऑन द, कहां पर, सॉरी, जो आयोडीन होता है हमारे पास में, वो कहां पर? फिलामेंट के ऊपर रिसाइकल होकर के ऑब्टेन हो जाता है, जिसे हम सॉलिडिफाइड फॉर्म में वापस से यूज कर सकते हैं। तो ये रिसाइकल भी हो जाता है। यहां पर क्या किया, जैसे टाइटेनियम है, उसको सबसे पहले आयोडीन के साथ में हीट कराया, कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर? 50 डिग्री। तो हमारे पास में TiO4 फॉर्म हो गया, मतलब टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड फॉर्म हो गया। अब ये टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड को क्या किया हमने, टंगस्टन फिलामेंट पर क्या कराते हैं, पास ऑन कराते हैं इस वेपर को। तो ये 1400 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, वापस से डीकंपोज हो जाती है। तो डीकंपोज होकर के हमें क्या मिलता है, प्योर टाइटेनियम मिल जाता है हमें, प्लस आयोडीन हमारी कहां पर, टंगस्टन फिलामेंट पर ऑब्टेन हो जाती है। तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मेथड होता है और बहुत अल्ट्रा हाई प्योरिफाइड मेटल्स यहां पर ऑब्टेन होती है, जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज आती है।